नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की क्या हैं अहम खबरें, इनसे रूबरू कराएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, मैं संविधान का पुजारी हूं, शासन चलाने के लिए संविधान ही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ। कांग्रेस ने खुद के लिए संविधान का किया उपयोग। ओडिशा के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी ने पुरी में किया भव्य रोड शो। ढेंकनाल में गरजे पीएम मोदी, नवीन पटनायक की सरकार पर बोला हमला। कहा, बीजेडी की सरकार में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं। दोपहर बाद बंगाल में करेंगे तूफानी रैली। देश की 49 लोकसभा और ओडिशा की 35 विधानसभा सीट पर मतदान जारी। आम से लेकर खास तक हर वर्ग के लोगों में मताधिकार को लेकर उत्साह। पश्चिम बंगाल के विराटपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह और तृणमूल कार्यकर्ताओं की झड़प। लोगों को मतदान करने से रोकने का आरोप। चुनाव आयोग में दर्ज हुई शिकायत। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत विदेश मंत्री का निधन। अजरबैजान की पहाड़ियों पर मिला विमान का मलबा। पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख। और पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से हाहाकार। कई जिलों में पारा 45 से 47 डिग्री के पार। अगले कुछ दिन लू के थपेड़ों से नहीं मिलेगी निजात। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने प्रभु जगन्नाथ की नगरी पुरी में डीडी न्यूज के साथ आज एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हमारी सीनियर कंसल्टिंग एडिटर रीमा पाराशर के हर उस सवाल का जवाब दिया जो आज के इस चुनावी माहौल में जरूरी है। सबसे पहले पीएम ने डीडी न्यूज के दर्शकों को शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की धरती से जय जगन्नाथ, और सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में पीएम ने संविधान पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि वो संविधान की पूजा करते हैं, उनके लिए संविधान सरकार चलाने का धर्म ग्रंथ है। पीएम ने इस मौके पर कांग्रेस को भी घेरा और कहा कि कांग्रेस के परिवार ने संविधान का चीरहरण किया है। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, मैं संविधान सभा का, उस समय सभी महापुरुषों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब माँ का बेटा, और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मेरे लिए एक राजनेता के रूप में, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में संविधान मेरा मार्गदर्शक है और मैं उसका पुजारी हूं। और ये पूजा मैं आज से नहीं कर रहा हूं। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। सबसे पहले जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, कुछ ही वर्षों में उन्होंने संविधान में परिवर्तन करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। उसके बाद उनकी बेटी ने उनको जब न्यायालय ने एमपी के रूप में घोषित कर दिया कि आप योग्यता नहीं रखती हो, तो उन्होंने संविधान बदल दिया। देश की जनता ने मांग की कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके संविधान के लीरे उड़ा दिए और वो बैठी रही। उसके बाद उनके बेटे आए, उन्होंने शाहबानू का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसको संविधान में इधर उधर कर करके उलट दिया, लाखों माताओं बहनों के अधिकार को छीन लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बिल ले आए। उसके बाद उनके साहबजादे, जिनके पास कोई सत्ता नहीं, एमपी के सिवाय कुछ है नहीं, उन्होंने संविधान के द्वारा बनी हुई कैबिनेट, उस कैबिनेट के निर्णय को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके लीरे उड़ा दिए और कैबिनेट को अपना निर्णय रिवर्स करना पड़ा। संविधान का इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा, जिसमें इन परिवार के चारों पीढ़ी ने किया है।
इस दौरान साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पद किसी प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता, बल्कि इसके लिए जीवन खपाना पड़ता है। पीएम ने कहा कि जब नीयत साफ होती है तो नतीजे शानदार होते हैं। ज्यादातर राजनेता सत्ता, पद, प्रतिष्ठा उसी के इर्द गिर्द खोए रहते हैं। मैं उससे कोसों दूर हूं। मैं मानता हूं कि पद एक कार्यभार है। पद ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता है, जीवन खपाना होता है। और ये चीजें लास्ट मोमेंट नहीं करनी होती है, बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए। इतना बड़ा देश है, उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उसके आधार पर नीतियां बनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, निर्णय करने चाहिए, और तब जाकर के फैसले होते हैं, परिणाम मिलते हैं। और जब नीयत साफ होती है ना, तो नतीजे भी शानदार मिलते हैं। पीएम ने डीडी न्यूज के साथ बातचीत में फिर दोहराया कि इस बार उनकी सरकार 400 पार के विशाल आंकड़े के साथ बनेगी। 400 पार देश की जनता का संकल्प है, अबाल वृद्ध का संकल्प है, देश के गांव-गांव का संकल्प है, देश के गरीब का, देश के युवा का, देश के किसान का, देश की नारी का, इन सब का संकल्प है कि इस बार देश 400 पार के साथ नई सरकार के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और इस दौरान नारी शक्ति के बारे में बोलते हुए पीएम ने कहा कि देश की नारी शक्ति में बहुत ताकत है। ये आधी आबादी सिर्फ अवसर की तलाश कर रही है जो उनकी सरकार उन्हें दे रही है। भारत की नारी शक्ति आने 25 साल में भारत की गति के लिए दो मैं बड़े निर्णायक फैक्टर देखता हूं। एक, हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा यानी उड़ीसा, हमारा झारखंड, हमारा बिहार, हमारा बंगाल, ये हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जो ग्रोथ इंजन बनेगा। दूसरा, मेरे देश की नारी शक्ति, 50% नारी शक्ति, उनका जिस प्रकार से सामर्थ्य निकल करके आ रहा है। जब मैं कह रहा हूं मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अवसर देने हैं, और मेरे गांव की बहनें लखपति दीदी बन के रहेगी, ये मेरा विश्वास है। तो इस एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 4 चरण के चुनाव में ये तय हो गया है कि विपक्षी गठबंधन का हाल बुरा होने वाला है। पीएम ने डीडी न्यूज से बातचीत में मतदाताओं को बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील भी की। 4 चरण के चुनाव, इंडी अलायंस पूरी तरह अस्त हो चुका है। अब जो चरण शुरू हुए हैं वो हमें 400 पार जाने की मजबूती दे रहे हैं। आज भी मैं मतदाताओं से कहूंगा, भारी मतदान करें, जी भर करके मतदान करें, देश के लिए मतदान करें। पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिर से बाहर निकले तो उनके स्वागत के लिए लोगों का हुजूम मौजूद था। यहां पीएम ने उन सभी का अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पुरी में रोड शो भी किया। इस मौके पर पुरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा उनके साथ रहे। पीएम का काफिला जब पुरी की सड़क से गुजरा तो उन्हें देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की और इस दौरान राज्य की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के ढिकनाल में राज्य की सत्तारूढ़ बीजेडी सरकार पर संपदा और सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि बीजेडी की सरकार में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। पीएम ने कहा कि पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का भी अता पता नहीं है।
इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री के करीबी लोग छिपा रहे हैं। बीजेडी के राज में न तो उड़ीसा की संपदा सुरक्षित है और न ही उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। ये तो पद्म सम्मान से पुरस्कृत अंतर्यामी मिश्रा जी की धरती है, जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर इतना काम किया है। लेकिन बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। मैं जरा आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश की श्रद्धा, सदियों से जो पूजा होती है, जिसका मालिक स्वयं भगवान जगन्नाथ है, अरे हमारे घर की चाबी खो जाए तो भी हम मन्नत करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर की चाबी जरा खो गई है, कुछ मदद करो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से घर की चाबी भी घंटे 2 घंटे में मिल जाती है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरा ओडिशा इस बात का आत्ममंथन कर रहा है कि उसे 25 साल के बीजेडी शासन में आखिर क्या मिला। पीएम ने राज्य के नौजवानों के पलायन का मुद्दा उठाया और कहा कि वे रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। आपने बीजेडी सरकार पर 25 साल भरोसा किया है। आज पूरा ओडिशा ये आत्ममंथन कर रहा है कि इन वर्षों में उड़ीसा के लोगों को क्या मिला। आज भी यहां किसान परेशान है, आज भी नौजवान छोटे छोटे काम के लिए दूसरे राज्यों में जाता है। हद तो ये है कि आदिवासी क्षेत्र जहां जल, जंगल, जमीन है, खनिज संपदा है, वहां सबसे ज्यादा बेहाली है। और इन्हीं इलाकों से सबसे ज्यादा पलायन होता है। क्यों भाई? इतने समृद्ध उड़ीसा की जनता इतनी गरीबी में जीने के लिए मजबूर क्यों है? वहीं रेत पर अपनी कला की अद्भुत छटा बिखेरने वाले देश के जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने लोकसभा चुनावों के बीच पीएम मोदी के दौरे से पहले उनकी और भगवान जगन्नाथ की सैंड आर्ट बनाई। इस आर्ट में पीएम मोदी भगवान जगन्नाथ के आगे हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। सुदर्शन पटनायक ने पीएम नरेंद्र मोदी के पुरी जगन्नाथ धाम आगमन को लेकर खुशी जताई। इस सैंड आर्ट में 2000 दियों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें दिखाया है कि पीएम मोदी महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर सुदर्शन के इस खूबसूरत सैंड आर्ट को रीट्वीट किया। ओडिशा के बाद प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे। यहां उनकी 2 जनसभा होंगी। पहली रैली पूर्व मेदिनीपुर जिले में तमलुक में होगी। तमलुक से बीजेपी ने अभिजीत गांगुली को मैदान में उतारा है, जबकि टीएमसी के देवांशु भट्टाचार्य और माकपा के सायन बनर्जी उन्हें चुनौती दे रहे हैं।
तमलुक के बाद प्रधानमंत्री आज झारग्राम में रैली करेंगे। बीजेपी को इस बार पश्चिम बंगाल से काफ़ी उम्मीदें हैं। बीजेपी के हिसाब से वहां ममता बनर्जी का किला कमज़ोर पड़ रहा है। ये बात अलग है कि ममता भी पूरी ताकत से अपने किले की सुरक्षा में लगी हुई हैं। और फिलहाल खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र का महापर्व हम सभी चुनाव का जो उत्सव है वो मना रहे हैं। पहले आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे लोग आज भीषण गर्मी के बावजूद बड़े जोश के साथ नई सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे जो कतारें हैं वो लगी हुई नज़र आ रही हैं। मतदाताओं में उत्साह है लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। और बॉलीवुड भी आज अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहा है। सुबह से ही कई सितारों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और आगे भी कई कलाकार अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। अक्षय कुमार, राजकुमार राव, साथ ही जानवी कपूर और सानिया मल्होत्रा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में मुंबई में जो मतदान है वो जारी है और वहाँ पर ये कलाकार पहुँचे अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अपना वोट डाला। राजनाथ सिंह लखनऊ से भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। लखनऊ के मतदान केंद्र पर राजनाथ सिंह ने अपना जो वोट है वो यहां डाला, मतदान किया इस केंद्र पर। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। महाराष्ट्र की ठाणे की तस्वीरें जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मतदान किया। और लगातार जो मतदान है वो जारी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बात की जाए तो वहाँ से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, खासतौर से जिस तरीके से 5वें चरण में अब जो चुनाव लगातार चल रहा है, वोट प्रतिशत अगर देखा जाए किस तरीके से उसमें इजाफा होता नज़र आ रहा है और क्या जो क्योंकि तापमान में इजाफा है उस वजह से जो रुझान है लोगों का वो कैसा आप देख पा रहे हैं वहाँ पर? ये देखिए, अभी कड़ी धूप है तो इस वक्त उतनी तेजी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप देखें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत था वो 30% के आसपास था फैजाबाद में और तकरीबन 27 से 30% 14 लोकसभा सीटें अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, गोंडा, कैसरगंज जहां से चुनाव हो रहा है, इन सीटों पर ये मतदान प्रतिशत था। तो 1 बजे जब आंकड़ा आएगा तब हम एक मोटा अनुमान लगा पाएंगे कि पिछली बार के मुकाबले या पिछले चरण के मुकाबले मतदान प्रतिशत कहाँ ठहरेगा। लेकिन सुबह 4 घंटे का जो आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर ठीक ही ठाक है और या कहें कुछ जगह पर अच्छा है, चूँकि अगर सुबह 4 घंटे में 30% का आंकड़ा पार होता है या उसके पास रहता है तो ये अच्छा मतदान कहा जाएगा। इस वक्त कड़ी धूप है तो हम देख रहे हैं कि इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं मतदान केंद्रों पर। हमारे पीछे हम देख रहे हैं कि इस वक्त ज़्यादा कोई कतार नहीं है, एक एक करके लोग अंदर जा रहे हैं। लेकिन ये जब थोड़ी सी धूप कम होगी दोपहर बाद तो हो सकता है कि ये कतार और लंबी हो। दूसरी बात यह है कि अब हम देखते हैं कि व्यवस्था बेहतर हो गई है, कई बूथ केंद्र बना दिए जाते हैं, खासतौर पर जो नगर निगम या शहरी इलाके होते हैं तो वहाँ पर उतनी लंबे कतारें नहीं देखने को मिलती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मतदान के लिए घरों से निकल नहीं रहे, चूँकि ज़्यादा मतदान केंद्र है, बूथ ज़्यादा है तो उसका एक फ़र्क भी दिखता है। कतारों में उतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता और लोग ये बात कहते भी हैं कि इंतज़ाम बहुत बढ़िया है और उन्हें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। दूर दराज के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में कतारें थोड़ी लंबी होती है क्योंकि वहाँ उस लिहाज से उतने बूथ केंद्र नहीं होते। तो ये एक हम देखते हैं पहलू।
जहां तक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का सवाल है, हम जानते हैं कि अगर क्षेत्र के लिहाज से देखें तो फैजाबाद पर बहुत निगाहें होंगी। अयोध्या चूंकि इसी फैजाबाद में आता है, लल्लू सिंह तिकड़ी बनाने के प्रयास में है बीजेपी से। अवधेश प्रसाद 9 बार के विधायक हैं, सपा से इस बार उम्मीदवार हैं। और लखनऊ से तो सब जानते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी के उम्मीदवार है, सामने समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार है। इस तरह से तमाम चर्चित नाम है। रायबरेली अमेठी पर सभी की निगाहें होंगी। अमेठी से स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री बीजेपी से उम्मीदवार हैं, केएल शर्मा कांग्रेस से लड़ रहे हैं, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी से। तो बहुत चर्चित नाम भी हैं और इनमें से सिर्फ एक सीट रायबरेली पिछली बार गई थी कांग्रेस के खाते में, जहां से सोनिया गांधी जीती थी, जो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही, राज्यसभा के जरिए संसद गई। जी बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर काफ़ी दिलचस्प जो है वो नज़र आता है चुनाव। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव को कवर करने दिल्ली पहुंचे ब्रिटिश पत्रकार सैम स्टीवेंसन ने भारत की जमकर सराहना की है। समाचार पत्र डेली एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर सैम कहा है कि अब भारत विरोधी बकवास का समय खत्म हो गया है। हमें यहाँ आकर नए भारत की सच्ची एवं सकारात्मक कहानियाँ बताने की ज़रूरत है। पत्रकार स्टीवेंसन ने कहा आगे कि इस जगह के बारे में बिल्कुल शानदार बात नज़र आती है। ब्रिटिश पत्रकार ने कहा कि वे इस सच्चाई को दुनिया के सामने रखेंगे। I think it's time to say enough with the India bashing, down with the anti-India bakwas. We need to come here and tell the true positive stories of New India, on the ground, reporting, we're seeing it with our own eyes. Unfortunately, a lot of the narratives that exist in London and across Europe are negative stories about India. We're hearing things like religious divisions, but that's not what we've witnessed on the ground. We've seen Muslim women in full burqas attending Narendra Modi's rally. We've seen examples of the pluralism of this great and wonderful nation. Look, we're here to level up the British media's coverage of this nation, and we're here to get to the truth and find some real facts and bring them home to London. ब्रिटिश पत्रकार ये कहते नजर आए कि जो सच्चाई है उसको दुनिया के सामने रखेंगे, किस तरीके से एक शानदार देश और यहाँ पर जो लोकतंत्र का पर्व है वो आयोजित किया जा रहा है। वहीं वित्त वर्ष 2024 में बैंकिंग क्षेत्र का नेट प्रॉफिट 3 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। एक्स पर पोस्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 दशक तक कामकाज में व्यावसायिकता सुनिश्चित की। इस दौरान कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया गया और इसका परिणाम बैंकिंग सेक्टर की सफलता के रूप में हम सबके सामने है। और वहीं ओडिशा के राउरकेला में लोकसभा और विधानसभा चुनाव का मतदान जारी है। मतदान को लेकर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह यहां नजर आ रहा है। उड़ीसा के राउरकेला में इस समय लोकसभा और विधानसभा दोनों का मतदान हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताओ। मैं अभी वोट दी हूँ। मेरा सबसे अपील है कि वोट दीजिए। वोट हमारा अधिकार है, मेरा वोट मेरी पहचान। मैं बोलना चाहूँगा कि वोट देना ही है, जैसे भी दो। बहुत जन तो फ्लाइट अभी था, उनको भी इमरजेंसी में आके भी दे रहे हैं। बहुत जन हैंडीकैप होके आके दे रहे हैं। कम से कम घर से उठ के अपना पहचान और अपना जो हकदार है उसको आप ज़रूर दीजिए। मेरी वोट मेरा पहचान, मेरा अधिकार। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं कटक, जहां पर प्रधानमंत्री इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अगले 25 वर्ष में ओडिशा को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। साथियों, ओडिशा बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से यहां के लोग तंग आ गया है। जो बीजेडी चिट फंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा देती है, वो बीजेडी ने उड़ीसा को क्या दिया? अगर बीजेडी ने उड़ीसा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है और बीजेडी के विधायक और मंत्री 24/7 इसी में लगे हुए हैं।
अब ऐसे में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास संभव है क्या? संभव है क्या? यहां इन्वेस्टमेंट आ सकता है क्या? यहां रोजगार बन सकता है क्या? मैं तो हैरान हूं, मेरे यहां गुजरात में शायद उड़ीसा का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा वहां के लोग गुजरात में आकर के रोजी रोटी न कमाते हो। जो प्रदेश इतना समृद्ध है, उस प्रदेश को ऐसे बर्बाद करने वाले लोगों को ये चुनाव तो सजा करने के लिए चुनाव है उन लोगों को। भाई और बहनों, बीजेडी सरकार कैसे काम करती है, इसका कच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने आ रहा है। जब से मोदी सरकार बनी है, तब से ओडिशा के विकास के लिए मैंने रिकॉर्ड पैसा दिल्ली से भेजा है। पहले टैक्स का जितना पैसा केंद्र सरकार से उड़ीसा को आता था, मोदी ने उससे 3 गुना ज्यादा पैसा उड़ीसा को दिया है। कांग्रेस की सरकार के दौरान जब पुरानी खनन नीति थी, तब उड़ीसा को करीब 5,000 करोड़ रुपए मिलते थे। मोदी ने नई खनन नीति बनाई, आज ओडिशा को खनन से ही लगभग 50,000 करोड़ रुपए की आय हो रही है। अब आप सोचिए, कांग्रेस के जमाने में 5,000 करोड़, मोदी के जमाने में 50,000 करोड़ रुपया यहां मिलता है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत भी उड़ीसा को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। यानी मोदी सरकार यहां पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे भेज रही है। लेकिन उड़ीसा में बीजेडी की भ्रष्ट सरकार इस पैसा का गोलमाल कर रही है। मैं उड़ीसा के करीब करीब हर जिले में जा चुका हूं। यहां सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हर चीज का अभाव है। तो ये पैसा किसकी जेब में गया? यहां कटक में ही देखिए, जल भराव का कितना बड़ा संकट हर साल रहता है। मैं यहां हाईवे के, रेलवे के इतने सारे प्रोजेक्ट भेजता हूं, लेकिन बीजेडी के नेताओं को जब तक कट कमीशन नहीं मिलता, तब तक वो हर प्रोजेक्ट को लटकाए रखते हैं। बीजेडी नेता अपने करीबी ठेकेदारों को ही ठेके दिलवाकर आपको हर तरफ से लूट रहे हैं। आप मुझे बताइए, उड़ीसा के साथ ये जो लूट चल रही है, ये लूट बंद होनी चाहिए क्या? ऐसा नहीं दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए। ये लूट बंद होनी चाहिए, ये लूट बंद होनी चाहिए। ये लूट कौन बंद करेगा? ये लूट बंद कौन करेगा? ये लूट कौन करेगा? मोदी मोदी मत करो, ये आपका एक वोट है ना, वो ये लूट बंद करेगा। आपके वोट की ताकत है जो उड़ीसा का भाग्य बदल सकती है। भाइयों और बहनों, बीजेडी के इस भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नुकसान हमारे नौजवानों का ही हो रहा है। यहां से नौजवानों को पलायन करना पड़ता है। बीजेडी सरकार यहां निवेश के लिए उचित माहौल नहीं बना पाई। एक माफिया है
एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है और वो माफिया ऐसा है कि यहां कंपटीशन आने ही नहीं देता। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए, भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। साथियों, मोदी सरकार शिक्षा, कौशल, विकास और आत्मनिर्भर भारत पर बल दे रही है। तो ओडिशा के कटक में यहाँ जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं ओडिशा की अगर बात की जाए, जो भ्रष्टाचारियाँ हैं उनको बढ़ावा दिया गया सरकार के तहत, राज्य सरकार की सतह के साथ, और उसके साथ ही जो माफिया हैं उनको बढ़ावा दिया गया। लेकिन बीजेपी की सरकार आती है तो इन माफियाओं की कमर टूट जाएगी। इस तरीके से लगातार जो विकास कार्य हैं वो ओडिशा राज्य में किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के पुरी में रोड शो किया। पीएम का काफिला जब पुरी की सड़क से गुजरा तो उन्हें देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा भी की।
तो इन तस्वीरों में आपने देखा पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड शो किया, किस तरीके से हर आयु वर्ग के जो लोग थे वो इसमें नजर आए और काफ़ी खुश, काफ़ी उत्साहित नजर आए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया हाथ हिलाकर। और ना सिर्फ एक जनसैलाब जो है वो यहाँ उमड़ा, बल्कि यहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता है वो भी इस रोड शो के दौरान नजर आई। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।